Dear students, welcome to the today e-lecture of marketing management. In this e-lecture, we will discuss very important topic from your examination point of view. What do you mean by product? Explain classification of product in detail. First of all, we will discuss meaning and definition of product, and after that we will discuss product classification. Product is anything that can be offered to a market that might satisfy a want or नीड। तो प्रोडक्ट कोई भी चीज जो कि मार्केट में ऑफर हो रही है और आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको नोट्स बनाने के लिए, असाइनमेंट्स के लिए पेन की रिक्वायरमेंट है, तो पेन मार्केट में ऑफर हो रहा है, आप शॉप पर जाकर उसे परचेज कर रहे हो, तो पेन क्या है? प्रोडक्ट है। गर्मी में आपको अपने रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट है, तो एसी मार्केट में ऑफर हो रहा है, तो वो क्या है? एक प्रोडक्ट है। फैकल्टी को क्लास में पढ़ाने के लिए मार्कर की और वाइट बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मार्केट में ऑफर हो रहा है, तो वो क्या है? एक प्रोडक्ट है। आपको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए कार की रिक्वायरमेंट है, कार मार्केट में ऑफर हो रही है, कार क्या है? एक प्रोडक्ट है। 1600 में कार क्यों नहीं था प्रोडक्ट? तभी भी हमारी है ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, कम्यूट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उस टाइम पर 1600वीं ईस्वी में कार है वो मार्केट में क्या नहीं हो रही थी? ऑफर नहीं हो रही थी, तो उस टाइम पर वो क्या नहीं थी? एक प्रोडक्ट नहीं थी। बेसिकली प्रोडक्ट के टू कंसेप्ट होंगे, नैरो कंसेप्ट एंड वाइड कंसेप्ट। Narrow concept: in this, a product is a bundle of physical or chemical properties which has some utility. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक बंडल होता है जिसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, लैपटॉप आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसकी बहुत यूटिलिटी है, आपको नोट्स पढ़ने के काम आ रहा है, ई लेक्चर्स है वो देखने के काम आ रहा है, असाइनमेंट्स करने के काम आ रहा है, रिपोर्ट बनाने के काम आ रहा है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए काम आ रहा है, तो इसकी यूटिलिटी है। इसका लैपटॉप का वेट है, हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, तो ये इसकी क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें मेटल्स का यूज हुआ है, ये इसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो गया? आपका एक प्रोडक्ट हो गया। टूथपेस्ट आपका एक क्या है? प्रोडक्ट है। इसकी क्या है? यूटिलिटी है कि आपके टीथ्स को क्लीन रखता है। वो प्लास्टिक का बना हुआ है और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं टूथपेस्ट में, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। पैकेजिंग उसकी प्लास्टिक की है और वो है ट्यूब शेप में है, उसका वेट है, ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है वो क्या है? एक प्रोडक्ट है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फैन, टेबल, पेन, कूलर, चेयर, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। चेयर है, चेयर की शेप है, चेयर है, वेट है, हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, ये उसकी क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। और वो प्लास्टिक की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा आपका? वाइडर कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो टेलीविजन एक क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन वाइडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर टेलीविजन 3 अलग अलग स्क्रीन साइजेज में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 32 इंच में आ रहा है, 43 इंच में आ रहा है, 55 इंचेज में आ रहा है, तो वो भी क्या होगा? आपका अलग अलग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टूथपेस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट है। लेकिन वाइडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 50 ग्राम टूथपेस्ट एक अलग प्रोडक्ट है, 100 ग्राम टूथपेस्ट है वो एक अलग प्रोडक्ट है, और 150 ग्राम टूथपेस्ट एक अलग प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका है, फॉर एग्जांपल एसी है, वो क्या है? एक प्रोडक्ट है। लेकिन वाइडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 टन का एसी एक अलग प्रोडक्ट है, 1.5 टन का एसी एक अलग प्रोडक्ट है, 2 टन का एसी एक अलग प्रोडक्ट है। विंडो एसी अलग प्रोडक्ट है, स्प्लिट एसी अलग प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर,
प्रोडक्ट है वो बंडल है फिजिकल, सर्विसेज और सिंबॉलिक का। फॉर एग्जाम्पल आप कार परचेज कर रहे हो तो कार की लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो तो क्या हो गई फिजिकल। उसके साथ आपको सर्विसेज मिल रही हैं, वो क्या हो गई सर्विसेज। और कार का एक लोगो है, ब्रांड नेम है, वो कौन सी होगी उसकी सिंबॉलिक होगी। ये सब मिलकर कस्टमर को बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। जब कभी भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कुछ बेसिस के बेस पर करते हैं। तो फर्स्ट बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उसके बेस पर हम प्रोडक्ट्स को 10 एंटिटीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, गुड्स, वो प्रोडक्ट जिनको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे कि फैन है, फैन को आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, तो क्या है, गुड्स। कार है, आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, तो क्या है, प्रोडक्ट है। रजिस्टर है, आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, क्या है, प्रोडक्ट है। लैपटॉप पे आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, क्या है, गुड्स है। स्मार्टफोन है, आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, क्या है, गुड्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो नेचर के बेस पर कौन से प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज। When human efforts are clubbed with mechanical efforts to create intangible benefits, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स और मैकेनिकल एफर्ट्स मिलकर कस्टमर को इंटेंजिबल बेनिफिट्स देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, सर्विसेज। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बस है, बस कैसी हो गई, मैकेनिकल एफर्ट, उसका ड्राइवर है, वो क्या हो गया, ह्यूमन एफर्ट्स। वो दोनों आपको मिलकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। आप अलवर में काला कुआं में बैठे और दिल्ली में धौला कुआं में उतर गए तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है, रश ज़्यादा दिख रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, दिल्ली में आपका स्वागत है, धौला कुआं लिखा दिख रहा है, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई हम अलवर के काला कुआं से कहाँ पहुँच गए, धौला कुआं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बेसिकली एक सर्विसेज है। आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप हॉस्पिटल गए, वहाँ पर मशीन्स हैं, वो तो क्या हो गए, मैकेनिकल एफर्ट्स। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, वो क्या हो गए, ह्यूमन एफर्ट्स। वो दोनों मिलकर आपको क्या दे रहे, इंटेंजिबल बेनिफिट। आपको फील हो रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, अब बाद में आपको फील हो रहा है कि हाँ अब मैं सही हो गया हूं। तो हॉस्पिटलिटी क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, आपकी सर्विसेज है। आपकी है शर्ट है वो डर्टी हो रही थी तो आपने लॉन्ड्री सर्विसेज में दी, तो वहां पर जो लॉन्ड्री मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, वो तो क्या हो गई आपकी, वो आपकी हो गई मैकेनिकल एफर्ट्स। और जो वॉशरमैन है वो क्या हो गया, ह्यूमन एफर्ट्स। दोनों ने मिलकर आपको इंटेंजिबल बेनिफिट्स दे दिए कि आपको पहले अपनी शर्ट है डर्टी दिख रही थी, अब वो क्या दिख रही है, क्लीन दिख रही है। तो लॉन्ड्री सर्विसेज भी क्या है, सर्विसेज में आएंगी। तो आज की डेट में कोई भी कंपनी ना तो 100% गुड्स देती है ना 100% सर्विसेज देती है। गुड्स के साथ भी सर्विसेज देती है और सर्विसेज के साथ भी क्या देती है, गुड्स देती है। आप कार परचेज कर रहे हो, ये तो क्या है, गुड्स, लेकिन उसके साथ आपको फ्री क्या मिल रही हैं, सर्विसेज मिल रही हैं। आप एयरलाइन में जा रहे हो, बाई एयर जा रहे हो, वो तो क्या है, सर्विस है, लेकिन वहां पर आपको मैगजीन्स मिल रही हैं, वहां पर आपको खाने को मिल रहा है, वो आपको क्या है, वो आपकी गुड्स हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंसेस। हम गुड्स और सर्विसेज के बेस पर फर्म है वो एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि हम अपनी मंडेन नेचर से, रूटीन जॉब से बोर हो गए, तो हमारे पास 3 दिन की लीव्स थी, तो हम फन एंड फूड गए, फॉर एग्जांपल गुड़गांव में कापासेड़ा बॉर्डर के पास। तो वहाँ पर राइडिंग्स हैं, वहाँ पर वाटर पार्क है, तो वो आपका क्या था, एक एक्सपीरियंस था। वो आपको एक रिफ्रेश कर देगा और आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए पल हमेशा क्या रहेंगे, याद रहेंगे। डिज्नीलैंड है, वो क्या है, एक एक्सपीरियंस है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आपको फ्री में जाने को मिला, उसकी भी एंट्री फीस होगी। तो उस कंपनी के लिए, फन एंड फूड ओनर के लिए, जो वहां पर राइडिंग्स है, वाटर पार्क है, वो उनका क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवेंट। आज की डेट में जो एक नया इमर्जिंग है सेक्टर आया है, वो क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज। पहले है घर में शादी ब्याह होती थी तो सारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो मिलकर ही पूरा मैरिज का फंक्शन ऑर्गेनाइज
करा देते थे। लेकिन आज की डेट में इतना टाइम नहीं होता है कि रिश्तेदार भी शादी के टाइम ही बिल्कुल पहुंचते हैं, लगन से 2-5 मिनट पहले, 1 घंटे पहले पहुंचते हैं, बात से पहले ही मामा है वो थोड़ी देर पहले ही आता है। तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो आजकल जो वेडिंग प्लानर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, आप उनको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जैसा उनकी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप उनको पेमेंट दे देते हो। तो वो आपका जो एक मैरिज इवेंट है, इस इवेंट को वो क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। न्यू ईयर का इवेंट है, बर्थडे पार्टी का इवेंट, आजकल थीम बेस्ड इवेंट्स चल रहे हैं। तो उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए किसी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी की बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, नवरात्र सेलिब्रेशन, ये सारे के सारे उनके लिए क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, चार्जेस करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, पर्सन्स। आज की डेट में सेलिब्रिटी मार्केटिंग है वो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि 30 सेकेंड के कमर्शियल्स में अगर सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं तो उनका इंपैक्ट है वो ज़्यादा जाता है। तो वहाँ पर किसकी मार्केटिंग हो रही है, उन पर्सन की मार्केटिंग हो रही है। पूरे एडवर्टाइजमेंट में उनके ऊपर ही फोकस रहता है। तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो उस प्रोडक्ट को क्या करती है, परचेज करती है। इसके अलावा कई बार जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये हैं, सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये खुद भी अपनी क्या करते रहते हैं, मार्केटिंग। ये खुद अपना आप में एक प्रोडक्ट है, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इनकी जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, इनकी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस होती है, उसी के बेस पर इनके पास क्लाइंट्स या पेशेंट आते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लेस। जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो प्लेसेज हैं वो उनके लिए क्या है, प्रोडक्ट है। क्योंकि उनको विजिट करने के लिए टूरिस्ट से वो क्या लेते हैं, चार्जेज लेते हैं, टिकट्स लेते हैं। तो राजस्थान टूरिज्म के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट है, बाला किला फोर्ट है, सिलीसेट लेक है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं जिनकी वो मार्केटिंग करते हैं। पधारो हमारे देश। इंडिया के लिए इनक्रेडिबल इंडिया है, गुजरात टूरिज्म के लिए कभी तो आओ कुछ दिन गुजरात में। तो ये क्या है, उनके लिए प्रोडक्ट है। क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी मार्केटिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही टूरिस्ट आएंगे और उतने ज़्यादा ही उनको जो रेवेन्यूज हैं वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है नेचर के बेस पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होगा, 2 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके पास है फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, तो ये उनके लिए क्या है, प्रोडक्ट है। ऐसा थोड़ी कि वो फ्लैट आपको फ्री में दे देते हैं, वो फ्लैट है, उसके प्राइजेज होती है, आपको उस फ्लैट को परचेज करना पड़ता है। उनके पास कोई प्लॉट है, आपको प्लॉट चाहिए तो आपको उनको है 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए है, लोकेशन के बेस पर देने पड़ेंगे, तब जाकर वो प्लॉट है आपके नाम करते हैं। तो उनके लिए जो रियल एस्टेट है वो क्या है, प्रोडक्ट है। इसी तरह फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जितनी भी है, ब्रोकिंग हाउसेज हैं, इनके लिए जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जैसे शेयर खान है, रेलियर सिक्योरिटीज हैं, तो इनके लिए यही क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, वही क्या है, उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। कई बार है जो कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में है, अलग अलग बिजनेसेस में है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, गोदरेज है, डाबर है, तो ये अपनी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये एज ए प्रोडक्ट है वो फोकस करते हैं। जैसे टाटा साल्ट की अगर आपने ऐड देखी तो वो तो किसकी ऐड है, गुड्स की। लेकिन अगर आप टाटा कॉर्पोरेट हाउस की ऐड देख रहे हो जिसमें टाटा के ऊपर फोकस है, तो वो किसकी ऐड है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसमें फोकस किसके ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वही उनका प्रोडक्ट होता है, वो उसी की ही क्या करते हैं, आगे मार्केटिंग करते हैं। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके पास क्या होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं कि हमारे इतने एडमिशन्स हैं, इतने हमारे प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, ये हमारी फैकल्टीज हैं, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। ये सारे वो अपना प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, ब्रोशर बनाते हैं, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो शेयर करते
करते हैं, तो उसके बेस पर वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। और लास्ट क्या है, आइडिया, जिसमें कोई भी इशू है, फिलोसफी है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। बिल गेट्स को आइडिया ही तो आया था कि भाई जो हम मैनुअली वर्क करते हैं उसके बजाय कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें सारे के सारे काम हो सके। तो जो MS ऑफिस आया था वो क्या है, एक आइडिया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में मिल रहा है, लाइसेंस होता है जिसके लिए आपको उसके प्राइजेज देने पड़ते हैं। पहले DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस बेस्ड आते थे, उसमें है आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती थी। तो बिल गेट्स को एक आइडिया आया कि ऐसा है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें है कमांड याद नहीं रखनी पड़े। तो उन्होंने GUI बेस्ड, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा, विंडो, जिसमें आपको क्लिक करते जाओगे, आपको है आगे C ड्राइव में गए, क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, वहां क्या फाइल पे क्लिक किया तो फाइल ओपन हो जाती है। तो आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी में इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर जो मूवी डायरेक्टर है उसको आइडिया आया कि ये कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए, तो उसने प्रोड्यूसर की हेल्प से एक मूवी बनाई। तो मूवी भी उसका क्या था, एक आइडिया था। राजकुमार हिरानी है, उसको आइडिया आया कि भाई संजय दत्त की लाइफ के ऊपर एक मूवी बनानी चाहिए, तो संजू उसने मूवी बनाई, वो उसका क्या था, एक आइडिया था। फॉर एग्जाम्पल है अजय देवगन का है आइडिया आया कि जो है फेमस हीरो हैं उनके ऊपर तो हिस्ट्री में मूवी बनती है, लेकिन जो अनसंग वॉरियर्स हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, उनके बारे में भी ज़्यादा आना चाहिए। तो उसने उस सीरीज की पहली मूवी बनाई द तानाजी अनसंग वॉरियर्स। तो वो उसका क्या था, अजय देवगन का एक आइडिया था। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको फ्री में है देने लगे। मूवी आप देखने गए तो आपको है मूवी देखने के लिए टिकट के रूप में क्या करना पड़ा, चार्ज करना पड़ा। तो मूवी उनके लिए क्या हो गई, एक प्रोडक्ट हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम प्रोडक्ट को किन किन पे क्लासिफाई कर सकते हैं, गुड्स में, सर्विसेज में, एक्सपीरियंसेज में, इवेंट्स में, पर्सन्स में, प्लेसेज में, प्रॉपर्टीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंफॉर्मेशन में और आइडियाज में। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी और टेंजेबिलिटी के बेस पर हम प्रोडक्ट को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, नॉन ड्यूरेबल्स, सेकंड क्या है, ड्यूरेबल्स, और थर्ड क्या है, सर्विसेज। तो जो नॉन ड्यूरेबल्स और जो ड्यूरेबल्स हैं वो टेंजिबल होंगे और सर्विसेज हैं वो इनटेंजिबल होंगे। तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, नॉन ड्यूरेबल्स। तो नॉन ड्यूरेबल्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, मतलब जिनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। ये तो या तो ये एक सिंगल यूज में या फिर ये कपल ऑफ यूजेज में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमको वापस से इनको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेप्सी की 2.25 लीटर की है सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेकर आए, अगर आप 2 जने थे तो आपने 2 दिन में उसे खत्म किया। 8-10 आप फ्रेंड थे तो एक बार में ही वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी है कि 2.25 लीटर की आप पेप्सी की बोतल लेकर आ गए तो उससे लाइफ टाइम है पेप्सी पियोगे। आप टूथपेस्ट लेकर आए तो महीने में 2 महीने में वो टूथपेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वापस से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। आप चिप्स का पैकेट लेकर आए, बच्चे अगर 2 हैं या भूख ज्यादा लग रही थी तो एक बार में पूरा चिप्स का पैकेट खत्म हो गया, नहीं तो उसे 2 बार में खत्म कर दिया। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल्स हैं। तो जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं हम उनको बेसिकली FMCG प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो सप्लायर है, होलसेलर है, रिटेलर्स है, इनसे कंज्यूमर्स की तरफ जल्दी जल्दी क्या होती रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं। तो इसलिए इनका क्या नाम है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सेकंड क्या जाएंगे, ड्यूरेबल्स। तो ड्यूरेबल्स भी टेंजिबल्स होते हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, लेकिन ये कपल ऑफ यूज में या सिंगल यूज में खत्म नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कस्टमर के पास वो ज्यादा होता है। जैसे कार है,
अगर आपने पेट्रोल की गाड़ी खरीदी है तो 15 साल का उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, डीजल की कार खरीदी है तो 10 साल का उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये कैसे प्रोडक्ट है? ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। आपके घर में जो फैन लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 10 साल पहले लगाया था तो आज भी वही फैन लगा हुआ है। आपने एसी परचेज कर लिया था, 8 साल भी हो गए, 10 साल भी हो जाते हैं, तो एसी भी कैसा प्रोडक्ट है? ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। मैंने 2012 में लैपटॉप परचेज किया था, अब 2020 चल रहा है तो 8 साल हो गए, अभी भी लैपटॉप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो कैसा प्रोडक्ट है? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है। तो जो कैमरा है, होम अप्लायंसेज हैं, ओवन है, ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइक हैं, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं? सारे ड्यूरेबल। रेफ्रिजरेटर्स हैं, टेलीविजन है, ये कैसे प्रोडक्ट हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? सर्विसेज। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, मतलब हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। और पेरिशेबल होती हैं। पेरिशेबल का मतलब हम इनको स्टोर कर कर नहीं रख सकते। सर्विस जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती है उसी टाइम पर आपको उसका कंजम्पशन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सर्विस है वो सर्विस क्या हो जाती है? आपकी लैप्स हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटैलिटी एक सर्विस है, आपने पर्टिकुलर है 31 दिसंबर को रूम बुक कराया था, लेकिन किसी रीजन से फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, आप उस दिन नहीं गए, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन वो रूम आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि 1 जनवरी की किसी और की बुकिंग हो, तो अगर आप 31 को नहीं गए तो आपकी वो सर्विस लैप्स हो जाएगी। हाँ, ये है कि आपको उसमें से कुछ पैसा पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या मिल सकता है? रिफंड मिल सकता है। आपने एयरलाइन की टिकट बुक कराई तो आप है उस पर्टिकुलर डेट पर उस पर्टिकुलर फ्लाइट में नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं है कि उस टिकट से आप नेक्स्ट फ्लाइट में चले जाओ, तो वो आपकी जो सर्विस थी वो क्या हो गई? लैप्स हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होगा? वो प्रोडक्ट्स जिनको हम अपने पर्सनल, फैमिली या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए काम लेते हैं, तो उन्हें हम कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप है शॉपकीपर के पास गए, स्टेशनरी की शॉप पर गए, आपने पेन लिया, तो ऐसा थोड़ी कि पेन को आपने आगे रिसेल कर दिया। उस पेन को आप अपने पर्सनल यूज के लिए क्या ले रहे हो? काम में ले रहे हो। तो कैसा प्रोडक्ट है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। आप है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गए, आपने एसी परचेज किया, आपने अपने रूम में लगा रखा है, तो आप उसको अपने पर्सनल या फैमिली कंजम्पशन के लिए काम में ले रहे हो, तो वो कैसा प्रोडक्ट हो गया? कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। कार है, आपने कार परचेज की तो आप उसे अपने पर्सनल ऑफिस आने जाने के लिए या फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए यूज ले रहे हो, तो वो कैसा प्रोडक्ट हो गया? कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर बॉट बाय द कंज्यूमर फॉर पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड कंजम्पशन। अब जो मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी आगे क्लासिफाइड करते हैं कि उनको खरीदने के लिए कस्टमर कितने एफर्ट्स और टाइम लगाता है। तो उसके बेस पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसोल्ड प्रोडक्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक। तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कस्टमर अपनी कन्वीनियंस से जो नियरेस्ट शॉप होती है वहाँ से ही परचेज करता है। वो उसके लिए ना तो ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है और ना ही सर्च करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाता है। तो मार्केटिंग कंपनीज की कोशिश होती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स तक क्या हों? अवेलेबल हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कैडबरी है, उसकी डेयरी मिल्क चॉकलेट है, तो कैसा प्रोडक्ट है वो? कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। आप अपनी चाहे कॉलोनी की किसी शॉप में चले जाओ, चाहे शॉपिंग मॉल में चले जाओ, चाहे दूसरी जगह पे चले जाओ, दूसरी कॉलोनी में चले जाओ, हर जगह पर जो किराना शॉप है या प्रोविजन स्टोर है वहाँ पर आपको कैडबरी डेयरी मिल्क मिल जाएगी। तो कैसा प्रोडक्ट है वो? कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। तो इनकी प्राइस कम होती है और ये फ्रिक्वेंटली परचेज्ड प्रोडक्ट्स
होते हैं। इनके लिए कस्टमर कंपैरिजन नहीं करता, दुकान पर जाता है और सीधा प्रोडक्ट का नाम लेता है कि भाई मुझे 5 स्टार देना, मुझे डेयरी मिल्क देना, या मुझे किटकैट देना, या फिर है लिरिल सोप देना, लक्स देना। तो इसमें क्या क्या आ गया, आपके सोप्स हैं, कैंडी हैं, न्यूज़पेपर हैं, फास्ट फूड हैं। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आर यूजुअली लो प्राइस, और मार्केटर हैं इनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स लोकेशंस अवेलेबल हो सकती है उन सब जगह इनको क्या कराता है, अवेलेबल कराता है, क्योंकि इनके लिए कस्टमर है दूसरी जगह पर जाना प्रेफर नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है शॉपिंग प्रोडक्ट्स का मतलब वो प्रोडक्ट्स होगा जिनके लिए कस्टमर कुछ टाइम डिवोट करता है, एफर्ट्स लगाता है, उनको तुरंत परचेज नहीं करता है। तो इनकी जो प्राइस है वो प्राइस है कन्वीनियंस प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, और इनको खरीदने की फ्रीक्वेंसी है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट से कम होगी, क्योंकि ये हम रेगुलर नहीं खरीदते। तो इसीलिए इनको खरीदने के लिए हम एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाएंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, और टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर लेस फ्रीक्वेंटली परचेज consumer products that customers compare carefully on quantity, quality, price, features, warranty, after sales service। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, क्लोथिंग है, कार है, अप्लायंसेज हैं, आप है एसी परचेज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हो, लैपटॉप परचेज कर रहे हो, स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो, 2 व्हीलर परचेज कर रहे हो, 4 व्हीलर परचेज कर रहे हो। तो इनके लिए आप टाइम भी लगाते हो, एफर्ट्स भी लगाते हो, और ऐसा नहीं है कि हर महीने इनको परचेज करते हो। तो ये कैसे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हर किसी के पास नहीं होते, इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और कुछ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जिसे हम निशे मार्केट बोलते हैं, वही इन प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो बट ओवियस नाम से ही है, इनकी जो प्राइस है वो शॉपिंग प्रोडक्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इनको खरीदने की फ्रीक्वेंसी उनसे क्या होगी, कम होगी। जैसे कस्टम बिल्ड कार है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए कस्टम बिल्ड कार बनाना चाहते हो, तो 8 करोड़ या 9 करोड़ की कार बन रही है, जिसमें वाटर प्रूफ, जिसमें है बुलेट प्रूफ है, गन, आपके ग्लासेस लगे हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग उसमें अंदर इंटीरियर किया हुआ है। तो वो कैसा प्रोडक्ट हो गया, स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गया। कोई ओरिजिनल पेंटिंग है जो कि करोड़ों की पेंटिंग है, आपने उसे परचेज की, वो कैसा प्रोडक्ट हो गया, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कोई एंटीक पीस है, आपने उसे परचेज किया, वो कैसा प्रोडक्ट हो गया, स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गया। हाई एंड है, स्पोर्ट्स कार है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, वो कैसे प्रोडक्ट हो गए, आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गए। हाई प्राइस फोटोग्राफिक इक्विपमेंट है, लाखों का है फोटोग्राफी इक्विपमेंट या कैमरा है, तो हर कोई इसे परचेज नहीं कर सकता, तो वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। डिजाइनर क्लोथ्स हैं, लाखों रुपए के हैं, कोट पैंट आ रहे हैं, वो कैसे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। ये वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में या तो कस्टमर अवेयर ही नहीं होता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आता भी है, और अगर होता भी है तो वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करना नहीं चाहता। तो वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, भाई उस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न थोड़ी है, उस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसने वो पॉलिसी ली हुई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका फैमिली है उसको क्या मिल जाता है, उसका अमाउंट मिल जाता है, जिससे कि वो आगे अपनी लाइफ को सिक्योर जी सके। तो जिसने पॉलिसी ली हुई है वो कभी ये दुआ या कामना थोड़ी करता है कि मैं मर जाऊं और मेरा पैसा है वो है जो मेरे नॉमिनी है उसको मिल जाए, तो उस प्रोडक्ट को यूज करना नहीं चाहता। तो कैसा प्रोडक्ट है, अनसोल्ड प्रोडक्ट है। हर किसी को पता है कि भाई ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है, लेकिन कभी कोई ये विश नहीं करता कि उस ब्लड बैंक से मैं ब्लड खरीद कर अपने लगाऊं। तो वो कैसा प्रोडक्ट है, अनसोल्ड प्रोडक्ट है। आपको पता है लेकिन आप उन प्रोडक्ट को परचेज करना या यूज करना नहीं चाहते। या कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है
किसी के गार्जियन को ये नहीं पता है कि भाई कि लिकर आइडेंटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट आता है कि जिसने लिकर पी हुई है वो है उसके मुंह में उसको लगाकर ये चेक कर सकता है कि कितने % क्वांटिटी है वो अल्कोहल का कंजम्पशन है। तो वो उसके लिए कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हुए, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अपने पर्सनल, फैमिली, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए काम में नहीं लेते हैं, हमारे ब्याह पर कोई दूसरे उसे काम में लेते हैं, या फिर हम उसको आगे फर्दर है गुड्स बनाने में काम लेते हैं, या हम उसको एज ए इंडिग्रेंट परचेज कर रहे हैं, हम उससे आगे फिनिश गुड्स बनाएंगे, या सिंपली हम उसको आगे रिसेल के लिए परचेज करते हैं। तो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका घर है, घर में आपने लोन है वो मेंटेन किया हुआ है, तो उसके लिए आप है लोन मूवर परचेज कर रहे हो, घास काटने की मशीन परचेज कर रहे हो, तो वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में लोन डेवलप किया हुआ है कि वहाँ रेसेस में है और छुट्टी के टाइम स्टूडेंट्स बैठ सकें, तो इंस्टीट्यूट के लिए आपने लोन मोवर मशीन को परचेज किया हुआ है, तो उस टाइम पर वो आप अपने पर्सनल या फैमिली कंजम्पशन के लिए उसे यूज नहीं कर रहे हो, वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। आपने अपने घर में प्रोजेक्टर परचेज किया हुआ है जिस पर आप है मूवीज देख रहे हो, तो उस टाइम पर प्रोजेक्टर कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट में वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिससे कि फैकल्टी उस प्रोडक्ट से है, उस प्रोजेक्टर से है अपने है नोट्स को है लार्ज प्रोजेक्शन कर सकें, स्टूडेंट्स से उस प्रोजेक्टर पर पीपीटी देख सकें। तो ना तो फैकल्टी ने वो प्रोजेक्टर परचेज किया, ना ही स्टूडेंट्स ने उस प्रोजेक्टर को परचेज किया, वो है इंस्टीट्यूट ओनर ने है परचेज कर लगवाया हुआ है। तो उस टाइम पर वो प्रोजेक्टर कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी आगे क्लासिफाइड किया गया था, इसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी हम आगे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल्स। तो नाम से ही पता है रॉ मटेरियल वो बेसिक गुड होती है जिसको हम आगे प्रोसेस कर फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर है, वो बिस्किट्स बना रहा है, तो मिल्क है, शुगर है, व्हीट फ्लोर है, वो कैसा प्रोडक्ट है, उसके लिए रॉ मटेरियल है। वो उसको अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए काम में थोड़ी ले रहा है, वो उसको आगे प्रोसेस कर जो फाइनल प्रोडक्ट है बिस्किट्स है वो बना रहा है। तो वो कैसा प्रोडक्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। सेकंड क्या है, कैपिटल इक्विपमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, तो वो मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट बोलते हैं। और ये है कंपनी फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करती है, ये परचेज कर लिया कई सालों तक काम आता है और हर साल इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है। लेथ मशीन हो गई, क्रेन हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कैपिटल इक्विपमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कैप्सूल्स बनाती है, तो जो कैप्सूल फिलिंग मशीन है वो जो भी ड्रग है उसको कैप्सूल है उसके अंदर फिल करने के काम आती है, तो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, तो वो कैसा इक्विपमेंट होगा, कैपिटल इक्विपमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, एसेसरी इक्विपमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कैपिटल इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, उसको वर्क कराने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी इक्विपमेंट बोलते हैं। एसेसरी को हिंदी बोलते हैं सहायक। जैसे मोटर है मशीन चलाने के लिए, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे स्टिकर लेबलिंग मशीन हो, उसको चलाने के लिए मोटर चाहिए, हैंड टूल्स चाहिए, मीटर है, वर्ड प्रोसेसर है, डेली कितना प्रोडक्शन होगा इसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, ये सारे के सारे कैसे आपके प्रोडक्ट हो गए, एसेसरी इक्विपमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट पार्ट्स। तो जो कैपिटल इक्विपमेंट है वो जब डेली वर्क आ रहा है तो उसमें वेयरिंग टेयरिंग होगी, तो अब ऐसा थोड़ी कि इसका कोई एक पार्ट खराब हो गया तो आप पूरी 50 लाख की मशीन ही चेंज कर डालोगे,
तो उसके आप पार्ट्स परचेज कर रखते हो, और जब वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं आप उनको क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जिसमें कन्वेयर बेल्ट लग रही है, तो बेल्ट खराब हो गई, तो अब ऐसा थोड़ी कि पूरी मशीन ही चेंज कर दोगे, आप कन्वेयर बेल्ट को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। तो वो क्या है, कंपोनेंट पार्ट। कोई स्क्रू था, वो स्क्रू लूज होकर खराब हो गया, तो आपने ये थोड़ी कि पूरी मशीन ही चेंज कर दी, उसमें स्क्रू को वापस से नया लगा दिया, तो वो क्या है, आपका कंपोनेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, सप्लाईज। भाई ऑफिस है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या प्रोडक्शन प्लांट है, वहां पर ऑफिस में डे टू डे ऑपरेशंस होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सप्लाईज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ऑफिस में ग्लासेस को क्लीन करने के लिए ग्लास क्लीनर है, कोलिन की जरूरत पड़ रही है। नीचे है हार्पिक, वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए हार्पिक की जरूरत पड़ रही है, फिनाइल की जरूरत पड़ रही है। डेली है आपका प्रोडक्शन प्लान करने के लिए स्टेशनरी की जरूरत पड़ रही है, रिम की जरूरत पड़ रही है, पेन्स की जरूरत पड़ रही है, इरेजर्स की जरूरत पड़ रही है, पेंसिल्स की जरूरत पड़ रही है। ये है मशीनों में ऑयलिंग करने के लिए ऑयल्स की जरूरत है, लुब्रिकेंट्स की जरूरत है। तो ये सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, सप्लाईज हो जाते हैं, और इनका स्टॉक हमेशा है ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, और ये हमेशा ओवर स्टॉक में ही रखे जाते हैं। और लास्ट क्या है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज। इंडस्ट्रियल सर्विसेज का क्या मतलब है, हर साल है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में है कोई है डिस्प्यूट हो गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉयर होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लड़ रहा है, तो वो जो मैनेजमेंट है उसने अपने पर्सनल केस के लिए उसे हायर किया, उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर किया है, तो जो कॉर्पोरेट लॉयर है वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सर्विसेज में हो जाएगा। आपका है सीए है, जो आपके है बिजनेस के जो अकाउंट्स है उनकी ऑडिटिंग में आपकी हेल्प करता है, टैक्सेशन में आपकी हेल्प करता है, तो वो भी किस में आ जाएगा, आपकी इंडस्ट्रियल सर्विसेज में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, ये सारे के सारे आपके किस में कौन से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल सर्विसेज में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीए की सर्विस हायर कर रहे हो या कॉर्पोरेट लॉयर की सर्विस हायर कर रहे हो तो फ्री में है, आपको उनको अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही आपका टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट, ये कंप्लीट हो गया। तो जो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हुआ उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर फर्स्ट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। थैंक यू वेरी मच।